नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी सेकंड एवं बीएससी बीएड थर्ड ईयर मैथ्स गति विज्ञान हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर 6 सेकेंद्रीय कक्षा सेंट्रल ऑर्बिट, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकेंद्रीय कक्षा के मूल समीकरण, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। यहाँ पर सेकेंडरी कक्षा के जो मूल समीकरण है उसको हम दो रूपों में पढ़ेंगे साथियों। नंबर एक रूप देखिए स्टूडेंट्स, अरीय ध्रुवीय रूप, रेडियल पोलर फॉर्म। इसके अंदर जो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा साथियों, F बराबर h स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अरीय ध्रुवीय रूप का अर्थ ये हुआ साथियों, यहाँ पर r और थीटा के अंदर, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, u बराबर 1/r या r बराबर 1/u लिया है साथियों। तो यहाँ पर आपको r नहीं दिखाई देकर u दिखाई दे रहा है। तो अरीय ध्रुवीय रूप के अंदर जैसा आपको क्वेश्चन मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही हम r के अंदर है तो उसको हम u के अंदर कन्वर्ट करके और फिर ये फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे। और इस फॉर्मूले का आगे एग्जाम्पलों के अंदर और क्वेश्चनों के अंदर बार बार जिक्र होने वाला है, और इस फॉर्मूले को हम इसी वीडियो के अंदर प्रूफ भी करने वाले हैं साथियों। उसके बाद में पदिक समीकरण रूप में, पैडल इक्वेशन रूप में जो f का फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स, f का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, देखिए स्टूडेंट्स, f बराबर h स्क्वायर बट्टा p की पावर 3 dp अपॉन dr। इस फॉर्मूले का भी उपयोग क्वेश्चनों के अंदर कई बार होने वाला है। पदिक समीकरण रूप में भी इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंद्रीय बल, बल के अंदर एवं सेकेंद्रीय कक्षा का जो इक्वेशन है वो सेक्शन ए के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर हम इसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई कण एक ऐसे बल के अंतर्गत गमन करता है जिसकी दिशा सदैव एक नियत बिंदु की ओर रहती है तो वह बल केंद्रीय बल एवं नियत बिंदु बल केंद्र कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे। यहां पर आपको एक्स एक्स और वाई एक्स दिखाई दे रहे होंगे। ओ हमारा सेंटर है, ये हमारे पास कोई कर्व है और ये कर्व पे कोई बिंदु पी लिया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक दैनिक जीवन के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। बचपन में आपने साथियों किसी कंकड़ या पत्थर के एक रस्सी बांधकर उसको गोल घुमाया होगा इस तरीके से। जब कंकड़ या पत्थर को जब हम गोल घुमाते हैं तो ये मान लीजिए आपका जो कंकड़ या पत्थर का जो पॉइंट है वो पी है, और जहाँ पर आपने रस्सी पकड़ रखी है वो आपका पॉइंट ओ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कंकड़ या पत्थर को घुमाते हैं तो सेंटर ओ की ओर एक आकर्षण बल लगता है, वो सदैव एक स्थिर बिंदु ओ की ओर लगेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसकी जो डायरेक्शन, जो बल की दिशा लगा रखी है वो पी से ओ की ओर है। पी से क्या है, ओ की ओर है। तो यहाँ पर स्थिर बिंदु ओ की ओर होने का अर्थ ये हुआ, जब हम अरीय ध्रुवीय रूप के अंदर f को प्रूफ करने वाले हैं तब वहाँ पर त्वरण का मान है वो साथियों ऋणात्मक लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक नोट के अंदर भी बात मैंने यहाँ पर दर्शाई है, किसी केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी गतिमान कण की गति के पथ को क्या कहेंगे, सेकेंद्रीय कक्षा कहते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूले को हम प्रूफ करने वाले हैं। सेकेंद्रीय कक्षा सेंट्रल ऑर्बिट के समीकरण, और समीकरण के अंदर हम नंबर 1 अरीय ध्रुवीय रूप, इसको हम प्रूफ करेंगे। वो किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स, हम सर्वप्रथम एक डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको यहाँ पर गणितीय मेथड के अंदर इसको प्रूफ करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, एक हम डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ओ एक्स एक आरंभिक रेखा है, प्रारंभिक रेखा या इंटाइल लाइन जिसको हम बोल सकते हैं। ओ हमारा सेंटर या ध्रुव बोल दीजिए। ए भी हमारे पास कोई कर्व है और कर्व पे पॉइंट कोई पी है,
और ध्रुवीय रूप के अंदर जब हम इसके निर्देशांक दर्शाते हैं तो r और थीटा लिखते हैं, क्योंकि ध्रुव O से लेकर बिंदु P के जो बीच की दूरी है वो हमारी ध्रुवांतर दूरी समोल r कहलाती है। क्या कहलाएगी? समोले r कहलाएगी। आरंभिक रेखा के साथ इसका जो एंगल है वो थीटा है साथियों। कितना है? थीटा है। बिंदु P पे मैंने कोई सप्रस्थ रेखा PT खींची है। क्या खींची है? PT। और उसके बाद में ध्रुव O से एक लंब डाला है और उस लंब का नाम है साथियों OM। लंब का नाम क्या है? OM। ध्रुव से लंब पर डाले गए लंबाई समोल P है। ध्रुव से लंब पर डाले गए लंब की जो लंबाई है वो समोल P है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जब वेग और त्वरण वाला चैप्टर क्लियर करवाया था तो अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में भी चर्चा की होंगी। अरीय त्वरण का अर्थ ये हुआ, अंदिश जो मान लगता है उसको हम अरीय त्वरण बोलते हैं, और इसके जो लंबवत त्वरण लगेगा उसको हम अनुप्रस्थ त्वरण कहेंगे। और यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका बल लग रहा है वो ध्रुव O की ओर लग रहा है। O की ओर लगने का अर्थ ये हुआ, जो बल है वो ऋणात्मक F द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, माना कि बिंदु P के निर्देशांक, और P के जो निर्देशांक है वो मेरे पास R और थीटा है। समतल में केंद्रीय बल के कारण माना स्थिर बिंदु O की दिशा में कण का त्वरण F है, तब कण की अरीय समीकरण, और अरीय जो त्वरण है यहाँ पर वो जो लिया जाएगा वो -F द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अरीय त्वरण और अरीय त्वरण का फॉर्मूला हम भली भांति पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अरीय त्वरण d² r/dt² माइनस r d थीटा बटा dt का होल स्क्वायर और बराबर में -f। और माइनस चिन्ह मैंने इसलिए लगाया साथियों, जो बल F की जो दिशा है वो स्थिर बिंदु O की ओर है तो ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि ध्रुवांतर OP के लंबवत कोई भी बल नहीं है तो कण का जो अनुप्रस्थ त्वरण है वो शून्य होगा साथियों, और अनुप्रस्थ त्वरण बराबर 0। अनुप्रस्थ त्वरण का भी फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, 1/r d बटा dt r² d थीटा बटा dt बराबर 0। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/r को तो मैं राइट साइड के अंदर 0 के अंदर भेज देता हूँ, तो हमारे पास d बटा dt r² d थीटा बटा dt, ये इतना मान शेष रहता है। अब हमें क्या करना होगा? समीकरण नंबर सेकंड का समाकलन करना होगा साथियों। जब हम समाकलन करेंगे तो ये इतना अवकलज है वो हट जाएगा साथियों, क्योंकि समाकलन अवकलन का उल्टा होता है और अवकलन समाकलन का क्या होता है? उल्टा होता है या प्रतिलोम होता है। तो समीकरण सेकंड का जब हम समाकलन करने पे तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास r² d थीटा बटा dt बराबर अचर, और इस अचर मान को मैंने समोल अच माना है, और इस इक्वेशन का कई बार क्वेश्चनों के अंदर जिक्र होने वाला है साथियों। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं d थीटा बटा dt का मान ज्ञात करता हूँ तो यहाँ पे अच बटा r² प्राप्त होता है, और हम ये भी जानते हैं कि u बराबर 1/r या r बराबर 1/u होता है। तो यहाँ पर मैं r को u के पदों में लिख लेता हूँ, तो h इंटू u², इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। अब समीकरण नंबर 4 से देखिए स्टूडेंट्स, r बराबर 1/u, तो हमें तो देखिए स्टूडेंट्स ये मान चाहिए d² r बटा dt², और d थीटा बटा dt का अगर मेरे पास मान मिल जाए तो इस इक्वेशन के अंदर में रखकर यहाँ पर जो सेकेंडरी कक्षा का जो समीकरण है अरीय ध्रुवीय रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा जो टारगेट है वो d² r बटा dt² को ज्ञात करना है सर्वप्रथम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं किस प्रकार से हल करता हूँ। r बराबर 1/u, ये जो कॉन्सेप्ट है वो BSc फर्स्ट के अंदर भी आपने अध्ययन किया होगा। अवकलन गणित के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर ही इस चीज़ का बार बार में जिक्र होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर t के सापेक्ष जब मैं अवकलन करता हूँ तो dr बटा dt बराबर -1/u² du/dt। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास तो जो पहले मान निकल कर आए हैं वो तो साथियों d थीटा बटा dt का निकल कर आया है,
डी थीटा बटा डी टी का, लेकिन यहाँ पर तो हमें डी यू अपॉन डी टी प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं, अर्थात श्रृंखलन नियम से इसको इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे ताकि इस टर्म का उपयोग हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी यू अपॉन डी टी को तिरछा लिख लेते हैं, डी थीटा और डी थीटा का दोनों तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि परिणामी समीकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब डी थीटा को डी थीटा से कैंसिल करते हैं तो सेम ऊपर वाला इक्वेशन हमें प्राप्त होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो पहले हमें मान ज्ञात हो चुके हैं उन मानों को यहाँ पर इक्वेशन के अंदर मैं पुटअप कर देता हूँ। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, डी आर बटा डी टी बराबर -1 बटा यू स्क्वेयर डी यू अपॉन डी थीटा, इसका तो कोई मान अभी तक हमें ज्ञात नहीं हुआ है। डी थीटा बटा डी टी का मान हमने पूर्व के अंदर निकाल लिया है और इसका मान है h यू स्क्वेयर। इस मान को यहाँ पर मैं पुटअप कर देता हूँ। पुटअप करने पे यहाँ पर जो टर्म कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं, यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर कैंसिल हो जाती है। डी आर अपॉन डी टी का मान है यहाँ पर -h डी यू अपॉन डी थीटा निकल कर आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर हम 5 बोल देते हैं। अब समीकरण 5 का t के सापेक्ष पुनः एक बार अवकलन कर देंगे ताकि हमारे पास डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर निकल कर आ जाए। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो ये टर्म आएगा, यहाँ पर -h डी यू अपॉन थीटा, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी बटा डी टी इस तरीके से लिख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर -h तो कांस्टेंट मान है, ओनली फॉर डी यू अपॉन डी थीटा का टी के सापेक्ष अवकलन इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है साथियों, हमारे पास डी यू अपॉन डी थीटा का कोई भी मान मौजूद नहीं है। इसको हम इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे कि जो पहले हमें मान ज्ञात हो चुके हैं उन मानों का हम इस इक्वेशन के अंदर उपयोग कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर डी यू अपॉन डी थीटा एज टू एज लिख देंगे, लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, डी बटा डी टी को एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे तो डी लिख देंगे और डी टी को इधर ले जाएंगे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं साथियों। अवकलन के अंदर आपने अध्ययन किया होगा, यहाँ पे मैंने तिरछा डी थीटा और डी थीटा लिखा है। वापस डी थीटा से डी थीटा अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये सेम टर्म वापस बन जाएगी। अब जो हमारे पास मान ज्ञात है उन सभी मानों को मैं इस इक्वेशन के अंदर पुटअप कर देता हूँ। पुटअप करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें किस प्रकार से डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मान हमें ज्ञात है डी थीटा बटा डी टी का मान है वो समीकरण नंबर 4 से यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद में इसको सरलीकरण करने पे जो हमें इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर का मान चाहिए और ये मान हमें ज्ञात हो चुका है। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर में ये मान सभी के सभी पुटअप कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसके अंदर में ये मान जब पुटअप करता हूँ तो उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स -h स्क्वायर यू स्क्वेयर ब्रैकेट डी स्क्वेयर यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर और प्लस यू बराबर -f, ये मान प्राप्त हो जाता है। अब पूरी इक्वेशन के अंदर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने के बाद में f बराबर h स्क्वायर यू स्क्वायर ब्रैकेट u प्लस डी स्क्वेयर यू अपॉन डी थीटा स्क्वेयर, ये मान हमें प्राप्त हो जाता है। यही तो साथियों आपका सेकेंडरी कक्षा के अंदर जो मूल समीकरण हम ज्ञात करेंगे उसके अंदर अरीय ध्रुवीय रूप के अंदर f हमें मिल जाता है। कभी कभार f की जगह आपको क्वेश्चन के अंदर p भी देखने को मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं, f बट्टा h स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर u प्लस डी स्क्वेयर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वो क्वेश्चन r के अंदर भी उनका मान दिया हुआ हो सकता है, तो r को सर्वप्रथम हम u के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम सेकेंडरी कक्षा के जो मूल समीकरण है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये जो फॉर्मूला प्रूफ करना मैंने बताया है वो आपको भली भांति समझ में आ चुका है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड जो फॉर्मूला है उसको हम प्रूफ करने वाले हैं पदिक समीकरण रूप में सेकेंडरी कक्षा के मूल समीकरण। और मूल समीकरण के अंदर देखिए स्टूडेंट्स,
पेडल इक्वेशन को हम प्रूफ करने वाले हैं। और जो पेडल इक्वेशन है वो हमारी क्या है, एफ बराबर एच स्क्वायर पी की पावर 3 इंटू डी पी अपॉन डी आर। इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे। वो किस प्रकार से, देखिए स्टूडेंट्स, शुरुआत के अंदर जो डायग्राम बनेगा वो सेम डायग्राम बनेगा साथियों। ओ एक्स हमारे पास कोई आरंभिक या आदि रेखा है, ए बी हमारे पास कोई कर्व या वक्र दिया हुआ है, और कर्व पे कोई बिंदु पी है, और पी के निर्देशांक साथियों आप भली भांति जानते हो आर और थीटा होते हैं ध्रुवीय रूप के अंदर। ओ हमारा ध्रुव है। जब ध्रुव को बिंदु पी पे हम मिलाते हैं तो बीच का जो गैप है उसको हम ध्रुवांतर दूरी समोल आर द्वारा प्रेजेंट करते हैं। जब हम बिंदु पी पे एक सप्रस रेखा खींचते हैं, यहाँ पर सप्रस रेखा साथियों पी एम ली है मैंने। जब ध्रुव ओ को सप्रस रेखा पी पे लंब के द्वारा जब हम मिलाते हैं तो जो लंब की लंबाई है वो समोल पी ली है मैंने। ये डायग्राम आपको अगर क्लियर हो जाता है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम किस प्रकार से प्रूफ कर सकते हैं। यदि मूल बिंदु ओ से पी पर सप्रस रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई पी हो तो अवकलन गणित के अंदर हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं साथियों, 1/p² बराबर 1/r² और प्लस 1/r की पावर 4 dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को अगर मैं u के टर्म में लिखता हूं तो ये हमें मिलता है 1/p² बराबर u² प्लस du अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को हम साथियों प्रूफ भी कर सकते हैं। वो किस प्रकार से, इस डायग्राम के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, आपने बीएससी फर्स्ट के अंदर अवकलन गणित के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर इस फॉर्मूले का उपयोग कई बार किया होगा। वहाँ पर एक समीकरण दी जाती थी आपको, पदीक समीकरण की डेफिनेशन, और उस पे आधारित बहुत से एग्जाम्पल और क्वेश्चन दिए हुए थे। पदीक समीकरण का अर्थ ये होता है साथियों, पी और आर के पदों में जो इक्वेशन लिखी जाती है वो पदीक समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका जो एंगल है वो साथियों फाई है। ये एंगल क्या है, फाई है। ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है साथियों, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। शेष रह गया वो साथियों आधार है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, साइन फाई बराबर लाल बटा कक्का, जो लाल बटा कक्का वाला है फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने। तो साइन फाई बराबर, यहाँ पर लंब का मान है वो साथियों p है और कर्ण का मान है वो कितना है, समोल r है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, p बराबर r और साइन फाई, ये हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। इस इक्वेशन की सहायता से ये मान हम प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा कि tan फाई बराबर r d थीटा अपॉन dr होता है अवकलन गणित के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन को tan के पदों में लाना है हमें। तो साइन को tan के पदों में हम किस प्रकार से ला सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा के अंदर जब हम 1 जोड़ते हैं तो sec स्क्वायर थीटा आता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा के अंदर जब हम 1 जोड़ते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा हमें मिलता है। तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, चाहे हमें साइन को या फिर कोसेक को, किसी को भी tan के पदों में अगर व्यक्त करना हो तो स्क्वायर चाहिए हमें। तो सर्वप्रथम मैं इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, p² बराबर r² और साइन स्क्वायर और ए फाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन को मैं कोसेक के पदों में व्यक्त करता हूं और कोसेक का संबंध कोट के साथ लगा लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर 1/p² बराबर 1/r² और इसको मैं साथियों कोसेक स्क्वायर फाई भी लिख सकता हूं। इतना लिखने के बाद में एक बात ये भी जानते हो कि 1/r² का तो r² और कोसेक स्क्वायर को मैं कोट के पदों में यहाँ पर कोट स्क्वायर फाई प्लस 1 भी लिख सकता हूं साथियों। अब देखिए स्टूडेंट्स, tan फाई का मान हम जानते हैं कि r d थीटा बटा dr होता है। तो tan कोट का तो उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, 1/p² बराबर 1/r² और इस मान को मैं उल्टा करता हूं तो 1/r और dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब इसको आगे सरलीकरण कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 का 1/r² के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो 1/r²
और इसको जब अंदर गुणा करवाते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स आर स्क्वायर तो यहाँ पे है, 2 बाहर चल रहा है, तो 1/r⁴ dr/d थीटा का होल है स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास जो पदिक समीकरण है वो प्रूफ होके आ चुकी है साथियों। अब इस मान को u के टर्मों में भी हम लिख सकते हैं। वो किस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अवकलन गणित का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करके दे दिया है साथियों। अब हम ये भी जानते हैं लेट u बराबर 1/r, थीटा के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करते हैं तो du/d बराबर -1/r² dr/d। इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी मान यहाँ पर हम पुटअप करने वाले हैं। तो 1/p² बराबर 1/r² को मैं u² लिख सकता हूँ, प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 1/r⁴ dr/d का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी जब दोनों तरफ में होल स्क्वायर करता हूँ तो ये टर्म है वो साथियों du/d का होल स्क्वायर बन जाती है। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 बोलते हैं। समीकरण नंबर 4 का थीटा के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स 1/p² का जो अवकलन है वो -2 के अंदर p⁻³ dp/d, क्योंकि साथियों p⁻−2 हो जाता है। इसका जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए -2 और p⁻−3, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे u² का जो अवकलन है वो 2u du/d प्लस का चिन्ह। अब इसके बाद में इसका अवकलन करेंगे तो 2du/d, फिर हम du/d का करेंगे तो d²u/d²। यहाँ से जो टर्में कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे, कोई कॉमन मान बन रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 2 को कॉमन लेके दोनों तरफ से मैंने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पे du/d कॉमन बन रहा है तो अंदर u प्लस d²u/d², ये मान शेष रहता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स नीचे जो टर्म लिखी है मैंने d⁻ से d⁻ को क्या है कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने के बाद में हमारे पास इसको सरलीकरण करने पे माइनस को माइनस से भी कैंसिल कर दिया है। dp/p⁻³ बराबर dr के अंदर h² और f, ये इतना मान शेष रहता है। और क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स हमने पहले प्रूफ करके दिखला दिया है कि f/h²u² का मान है वो u प्लस d²u/d² होता है, तो इस मान की जगह इतने मान की जगह हम f/h²u² भी पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो f चाहिए साथियों। और f का जो फॉर्मूला है वो हमने पहले अर्य ध्रुवीय रूप में प्रूफ भी किया है। तो देखिए स्टूडेंट्स f बराबर h² p⁻³ dp/dr पेडल इक्वेशन के अंदर हमें सेकेंडरी कक्षा के जो मूल समीकरण है वो प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभार देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चनों के अंदर f की जगह p भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, और इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको 1/r दिया हुआ है तो उसकी जगह हम u लिख देंगे, और r दिया हुआ है तो उसकी जगह हम 1/u लिख लेंगे, ताकि हमारे पास जो मेन जो इक्वेशन प्राप्त किए हैं उसकी सहायता से हम क्वेश्चनों को हल कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।